अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईना न्यूज़ में प्रोग्राम नुक्ता के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर। पाकिस्तान व इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के तीसरे टेस्ट के मुतालिक अगर बात करें तो टेस्ट इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान क्या गलतियां करता है और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे टेस्ट की जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसमें बात करने के मुतालिक या जो प्लेइंग एरियाज़ हैं उन पे बात करने के मुतालिक पहले विकेट के मुतालिक बात कर लें कि विकेट की अगर बात की जाए तो दूसरे दिन तक विकेट जो है वो इतना बड़ा टर्न नहीं दे रहा, लेकिन जो बाउंस है वो लो रह रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती क्या की है, इस विकेट पे पाकिस्तान लंबा खेल सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए और पाकिस्तान उस तनाजुर में अपनी विकेटें गंवा बैठा। ऐसी विकेट पे इंग्लैंड अपनी विकेटें गंवा दे उसको समझा जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का होम ग्राउंड था और वैसे भी पाकिस्तान फेमिलियर है स्पिन अटैक के साथ, स्पिन पैराडाइज के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने गलती की है, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यू डेब्यूटेंट तो हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें साइम अयूब थोड़े से न्यू हैं। बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो यूज्ड हुए हैं, वो एज में काफ़ी सीनियर हो चुके हुए हैं। और लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने टीमों को या प्लेयर्स को अपना फ्री हैंड नहीं दिया और प्लेयर्स जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हुए और फिर भी उसके बाद आपने उस तरह के प्लेयर जो है वो लाट में नहीं लाए हुए जिनकी दौरे हाजिर में या मॉडर्न क्रिकेट जिनको एक्सेप्ट करती है। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या टी20 हो, अब आपको उस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो खड़े खड़े स्ट्रोक खेल जाएं, डिफेंड भी करें। उसी के बरक्स अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो खड़े खड़े छक्का भी लगाते हैं, बाउंड्रीज भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं और बॉलर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो टीम खेल रही है इसमें साइम अयूब के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बड़ी एलिगेंस के साथ स्ट्रोक्स खेलता हो और प्लेयर्स बॉलर्स को एक्सप्लॉइट करता हो, जिससे बॉलर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ जाता है। पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। अब जब पाकिस्तान अपनी बारी ले रहा था 267 रन के ताकुब में खेल रहा था, तो उसमें पाकिस्तान ने देखें जो प्रिंसिपल स्टांस है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ फैसले आपको थोड़े से जो है वो करंट सिचुएशन के मुताबिक भी लेने पड़ते हैं। जब पाकिस्तान के रिजवान, आगा सलमान और आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल आउट हुए हैं, तो तब इंग्लिश टीम ने रेहान को जो है वो जो उनके लेग स्पिनर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। रेहान जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी रिस्ट लग रही थी और उनका जो हाथ था वो राइट हैंडर्स के लिए खुल रहा था और उनको लंबा ब्रेक मिल रहा था। अभी रिजवान आउट नहीं हुए थे तो उससे पहले हमने उनका 1 से 2 ओवर देखा, तो उनका जो स्पिन था वो बड़ा हो रहा था। उनको राइट हैंड के लिए उनके हैंड को, उनकी रिस्ट को, उनकी बॉल को बाहर को स्पेस मिल रही थी और वो बॉलर्स के लिए, बैट्समैन के लिए एक खतरा साबित हो रही थी। तो यहाँ पे कप्तान और मैनेजमेंट को ये डिसीजन करना चाहिए था कि वो लेफ्ट हैंडर्स को भेजें, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को जब रेहान बॉलिंग कर रहे थे तो उनका जो रिस्ट है, जो उनका जो हाथ है वो क्लोज हो रहा था और उनका जो स्पिन एरिया है वो भी बंद हो रहा था। तो आपने यूँ देखा कि जो है वो जूहीन नुमान और सऊद शकील ने रेहान को फेस किया तो वो बिल्कुल ईजी हो गए। और तीसरा ये फैक्टर था कि अगर पाकिस्तान ये वाली स्ट्रेटजी अपनाता तो उसमें बॉल जो था वो पुराना हो चुका हुआ था। पुराना बॉल जो है उसका वेट कम हो जाता है, उसके साथ वो सॉफ्ट हो जाता है और उस तरह से वो ग्रिप नहीं देता जो है वो इस सिचुएशन में। अगर पाकिस्तान ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करता कि जब सऊद शकील के लिए लेग स्पिन को जो है लेफ्ट हैंडर्स के लिए रेहान को प्रॉब्लम हो रही थी तो उधर नुमान को भेज दिया जाता तो पाकिस्तान के जो यके बाद दिगर 3 विकेट ना गिरते और पाकिस्तान आज एक बड़ी मजबूत कंडीशन में होता। और उसके बाद फिर जब न्यू बॉल आता तो न्यू बॉल के दौरान फिर पाकिस्तान को 10 से 12 ओवर मिल जाते हैं, क्योंकि अर्ली ऑन 10 से 15 ओवर जो है फिर रेहान को इतनी बॉलिंग नहीं मिलनी थी कि और इतना स्विंग भी नहीं मिलना था। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान को एक लंबा स्पेस मिल जाता तो पाकिस्तान अच्छे खासे रन्स करके तो लीड हासिल कर लेता। अब यहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान को नेक्स्ट क्या करना है। पाकिस्तान को अगर ये पहली इनिंग में 50, 60, 70 या 100 रन की लीड हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में ये एक
अच्छा एज मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने पहले भी अर्ज किया कि स्ट्रोक मेकिंग जो है ना वो इस वक्त मुश्किल हुई हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रोक मेकिंग नहीं कर पाते, कोई इस तरह से बॉलर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, तो इंग्लिश कप्तान के लिए फील्डिंग को सेट करना, फील्डिंग का फ्रेम सेट करना, और बॉलर्स को जो है, उनके बॉलर्स जो हैं वो इस तरह से मैच्योर हैं कि वो उसी प्लेइंग एरिया में बॉल कर रहे हैं। तो जब प्लेइंग एरिया में बॉल करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश टीम के कप्तान हैं वो फील्ड सेट करके वो ना सिर्फ उन पाकिस्तान के लिए एक सिंगल फ्रेम सेट करते हैं, पहले तो वो सिले पे जो है वो फील्डर सेट करते हैं, फिर उसी के बरक्स वो शॉट मिड विकेट पे, शॉट ऑन पे या शॉट लॉन्ग ऑन पे जो पाकिस्तान के बैट्समैन को तंग करता है। और अब पाकिस्तान को हर सूरत यहाँ से संभल के खेलना चाहिए, और जब दूसरी बारी आए तो पाकिस्तान को जो है वो रन्स भी कंटेन करने चाहिए। पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिवली रन्स ज़्यादा लीक कर रहे हैं, आल्दो कि उनकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे एक कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आना होगा डू एंड डाई सिचुएशन में, कि पाकिस्तान को ये जो तीसरा टेस्ट है ये लाजमी जीतकर पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो थोड़ा ऊपर लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट की जो शोहरत है थोड़ा ऊपर लेकर आना चाहिए। तो नाज़रीन, ये एक शार्ट सा तज्ज़िया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद यहाँ से कैसे स्टार्ट करता है और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली रहती है। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिएगा आईना न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।